हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सेरेब्रल हाइट्स। मैं सेल्फ शादाब और आज हम करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का चैप्टर नंबर 2 का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप हमारे पुराने जो लेक्चर थे वो भी देख लें ताकि आपको आगे समझने में आसानी हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम हेडिंग लगा लेते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल placed in a uniform electric field। कोई डायपोल अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हो तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। कोई डायपोल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हो, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हो, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, हम इसका डेरिवेशन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखो आपको एक चीज़ पता है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो फ्री स्पेस्ड लाइंस के थ्रू शो की जाती है। मतलब क्या है कि पैरेलल लाइंस जिनके बीच की डिस्टेंस सेम हो उनसे रिप्रेजेंट की जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको क्लियर होना चाहिए। तो भाई देखो, ये हमने बना लिया कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अच्छा बढ़िया सा बड़ा डायग्राम बनाएंगे ताकि आपको आसानी के साथ समझ में आए। ठीक है, तो भाई ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, ई है, और इसके अंदर एक डायपोल किसी पोजीशन पर रखा गया जिसका एंगल जो हमने मान लिया, ये देखो ये डायपोल है। ठीक है, इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ है 2L, ये इसका मिड पॉइंट O है, और इसका जो एंगल है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में वो θ1 एंगल है। ठीक है, θ1 एंगल पर रखा गया है। ठीक है, θ1 एंगल पर रखा गया है। आपको किसी कॉन्फ़िगरेशन की क्या बताना है, पोटेंशियल एनर्जी बताना है। ठीक है, मान लो कि हम इस डायपोल को रोटेट करते हैं अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इस डायपोल को उस तरफ हम घुमा कर लेके जाते हैं θ2 एंगल पर किसी पोजीशन पर। ठीक है, इस टॉर्क के अगेंस्ट मैंने इसको मान लो कि घुमाकर इस तरह से ले गया। ठीक है, कुछ इस तरह से, और अब इस वक्त इसका जो एंगल है वो θ2 है। पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में इसका एंगल जो है वो θ2 है। देखो ये -q चार्ज, ये +q चार्ज। ठीक है, इसको इधर लेके गया तो ये +q चार्ज है और ये -q चार्ज है। ठीक, घुमा ना, इस तरह से घुमा दिया, इस तरह से घुमा दिया। ठीक है, तो ये -q चार्ज है। अच्छा बताओ, फोर्स किस तरफ लगता है, इलेक्ट्रिक फोर्स इस वाले चार्ज पर इधर की तरफ फोर्स जो होगा वो QE होगा, इस वाले चार्ज पर इसकी अपोजिट डायरेक्शन में QE होगा। भाई पॉजिटिव पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स जो लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगता है और नेगेटिव चार्ज पर उसकी अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। ठीक है, तो इस वाले चार्ज पर फोर्स किधर की तरफ, इधर की तरफ, और इस पर फोर्स जो लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। खैर ये तो हो गई फोर्स की बात। ठीक, समझ जाइएगा आप, इसके अंदर ज़्यादा हम खिचड़ी नहीं बनाते। ठीक है, तो मज़ा नहीं आएगा। अब समझो, आपने इस पोजीशन को चेंज कर दिया। ठीक है, θ1 से आप ले गए θ2 तक के, तो आपने कुछ ना कुछ वर्क किया होगा, ठीक है, उस वर्क को स्टोर कर लिया जाता है इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। मतलब जो आपने वर्क किया है वही पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया। ठीक है, तो चलो हम बात करते हैं वर्क की। तो देखो आपके पास कंजर्वेटिव फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स इस तरफ फोर्स है कंजर्वेटिव। ठीक है, और इसके अपोजिट डायरेक्शन में आपने क्या किया है, डिस्प्लेस किया है इसको। ठीक है, तो देखो एक चीज होती है वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, आपने एक्सटर्नल फोर्स के थ्रू वर्क किया है तो इलेक्ट्रिक फोर्स के इक्वली फोर्स लगाया होगा ना, तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स। देखो इलेक्ट्रिक फोर्स कितना QE है, और देखो यहाँ पर जो सिस्टम है
यहाँ पर जो सिस्टम है वो ट्रांसलेटरी सिस्टम नहीं है, ठीक है। आपने डिस्प्लेसमेंट दिया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कैसा डिस्प्लेसमेंट दिया एंगुलर, मतलब यहाँ पर टॉर्क ने वर्क किया है, ठीक है। फोर्स तो लगा लेकिन फोर्स जो है वो यहाँ पर रोटेशनल मोशन करवाना है, ठीक है। तो जो वर्क होगा वो रोटेशनल मोशन के कारण होगा, इसको हम कहते हैं टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। थोड़ा क्लास 11 का कॉन्सेप्ट है। तो W इलेक्ट्रिक, ठीक है। तो देखो अगर आप छोटा सा वर्क करते हैं छोटे से एंगल डी थीटा तक के ले जाने में, ठीक है, तो DW इलेक्ट्रिक कितना होता, टाउ डॉट डी थीटा, फिर से बता दूं, ठीक है। देखो यहां पर होता है टॉर्क इनटू टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो देखो टॉर्क को हम रिप्रेजेंट करते हैं टाउ से, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट छोटा सा मैंने मान लिया डी थीटा, ठीक है। तो अगर मुझे टोटल वर्क चाहिए तो मैं क्या कर दूंगा, टोटल वर्क चाहिए तो मैं इंटीग्रेशन कर दूंगा, इंटीग्रेशन टाउ डी थीटा। और मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूं तो कहां से कहां तक कर रहा हूं, पहले θ1 पर था, θ1 से θ2 पर लिखे गया, तो θ1 से θ2 तक, ठीक है। छोटे छोटे डी थीटा डिस्प्लेसमेंट को अगर हम ऐड करें तो θ1 से θ2 तक की उसकी लिमिट है, ठीक है। तो सभी को ऐड करने पर हमको टोटल वर्क मिल जाएगा, ठीक है। छोटे वर्क को ऐड किया, छोटे छोटे वर्क को ऐड करते गए, टोटल वर्क मिल गया, सीधी सी बात है, ठीक है। तो देखो टाउ डॉट डी थीटा, और ये यहाँ पर जो थीटा जो है टॉर्क एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कह सकते हो, ठीक है। मतलब देखो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर टॉर्क और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल है, ठीक है। अब बताओ टॉर्क किस डायरेक्शन में लग रहा है, देखो ये फोर्स जो इलेक्ट्रिक फोर्स इस तरफ है, देखो इलेक्ट्रिक फोर्स इस तरफ है, तो ये टॉर्क है आपका क्लॉकवाइज, टॉर्क है आपका क्लॉकवाइज, और डिस्प्लेसमेंट आपका एंटी क्लॉकवाइज, मतलब एक दूसरे के अपोजिट है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है। सिंस टॉर्क एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट both are opposite to each other, both are opposite to each other, opposite to each other। तो बताओ इनके बीच का एंगल कितना, वन 180 डिग्री है ना। यहां पर अगर मैं cos थीटा लेता तो 180 हो जाता, मतलब इनके दोनों के बीच का एंगल मैं अल्फा मान लूँ, ठीक है। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट है, एक दूसरे के अपोजिट है, मतलब ये यहाँ पर टाउ डॉट डी थीटा और यहाँ पर कॉस अल्फा था, अल्फा की जगह पर रहता 180, तो ये एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं, ठीक है। मतलब देखो कुल मिला के वर्क जो आएगा वो नेगेटिव आएगा। तो W इलेक्ट्रिक कितना हो गया भाई आपका, W इलेक्ट्रिक कितना हो गया, माइनस का टाउ डी थीटा, ठीक है, θ1 से लेकर θ2 तक। अब आपको एक चीज़ पता है कि किसी डायपोल पर इलेक्ट्रिक फील्ड में टॉर्क कितना लगता है, डायपोल पर इलेक्ट्रिक फील्ड में टॉर्क कितना लगता है पता है ना, टॉर्क ऑन डायपोल कितना होता है, टाउ इज इक्वल्स टू P क्रॉस E होता है, या इसको लिखते हैं अपन PE साइन थीटा, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 से आया है, ठीक है, चैप्टर नंबर 1 के लेक्चर से आया, ठीक है। तो अब मैं अगर यहाँ पर टाउ की वैल्यू रख दूँ तो देखो P और E तो कांस्टेंट होंगे क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, E की वैल्यू कांस्टेंट, डायपोल मोमेंट भी इस डायपोल के लिए कांस्टेंट, तो यहाँ पर वेरिएबल क्या हो गया थीटा, इस साइन थीटा का इंटीग्रेशन कर दूंगा तो मुझे वर्क मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर रख देता हूँ वैल्यू, ठीक है। तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स कितना हो गया भाई, माइनस का PE साइन थीटा डी थीटा, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक, θ1 से θ2 तक, ठीक है। तो सबसे पहले आप अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि हम आगे बढ़ें, ठीक है। चलो मैं यहाँ पर इसका डेरिवेशन करता हूँ, ठीक है, यहाँ पर करता हूँ। अच्छा बताओ इस इंटीग्रेशन के बाहर आ गया माइनस का P और E, ठीक है, माइनस तो बाहर था पहले से, P और E को बाहर ले आया, इंटीग्रेशन के अंदर बचा साइन थीटा डी थीटा, θ1 से θ2 तक। क्या आपको साइन थीटा का इंटीग्रेशन पता है, देखो अगर नहीं पता है तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स होता है माइनस का कॉस एक्स, ठीक है, माइनस का कॉस एक्स, साइन का इंटीग्रेशन होता है कॉस, तो ये इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन हो जाएगा कितना
ये इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस का पी ई, और यहाँ पर आपने साइन का इंटीग्रेशन कर दिया तो माइनस का कॉस थीटा, और इंटीग्रेशन की लिमिट है थीटा 1 से थीटा 2 तक। इस माइनस का इस माइनस में मल्टीप्लाई कर दो, चलो मत करो। तो माइनस का पी ई कॉस थीटा, देखो अब अपर लिमिट रखोगे आप माइनस की जगह पर माइनस, ठीक है, माइनस की जगह पर माइनस, माइनस का कॉस थीटा, अपर लिमिट थीटा 2, तो कॉस थीटा 2। देखो फिर माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है, तो माइनस का साइन था पहले से, तो माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का हो जाएगा, तो कॉस थीटा 2, कॉस थीटा 1, अपर लिमिट थीटा 2, लोअर लिमिट थीटा 1, ठीक है। देखो लेकिन माइनस पहले से था तो अपर लिमिट माइनस का कॉस थीटा, थीटा की जगह पर रखा थीटा 2, फिर माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस की जगह पर माइनस, फिर माइनस का साइन आया तो माइनस माइनस प्लस हो गए, ठीक है, तो माइनस का कॉस माइनस माइनस प्लस का कॉस थीटा 1, बहुत आसान है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस साइन पहले से था इसलिए माइनस करने पर माइनस माइनस साइन प्लस हो गए, ठीक है। तो ये हो जाएगा कुछ इस तरह से इंटीग्रेशन करने पर, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर समझाते हैं, ठीक है। इसको अब समझो कि ये जो हमने वर्क डन निकाला है, ठीक है, ये जो हमने वर्क डन निकाला है, कितना निकाला, W इलेक्ट्रिक इज इक्वल्स टू माइनस का PE, देखो मैं अरेंज कर देता हूं इसको, कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, यही है, ठीक है ना, यही है ना। इस माइनस का मल्टीप्लाई कर देता तो कैसे लिखता मैं, PE कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, ऐसे ही लिखता ना, माइनस का मल्टीप्लाई करने पर, माइनस का मल्टीप्लाई करने पर मैं ऐसे ही लिखता, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स। इस माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, वहां पर ना करके यहां पर कर दिया, ठीक है। तो अब बताओ ये वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स आ गया, क्या यही पोटेंशियल एनर्जी है? नहीं है ना। देखो अगर दो कॉन्फ़िगरेशन के बीच का पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस की बात करूं तो डेल यू होता है माइनस का वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। अब कंजर्वेटिव फोर्स तो आपका इलेक्ट्रिक फोर्स था, तो ये वर्क कैसा हो गया, नेगेटिव। तो देखो आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी आई है, ठीक है, दो कॉन्फ़िगरेशन के बीच की, थीटा 2 और थीटा 1 के बीच की, ठीक है, यू थीटा 2 माइनस यू थीटा 1 इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स। बस यहाँ पर नेगेटिव साइन लगा दो, नेगेटिव का साइन लगा दो, तो यू थीटा 2 माइनस यू थीटा 1 इक्वल्स टू कितना, माइनस का PE कॉस थीटा क्या कर रहा हूँ, कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। तो देखो ये दो कॉन्फ़िगरेशंस के बीच का पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस पता चल गया, ठीक है। अगर किसी एक कॉन्फ़िगरेशन का, किसी एक पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन का आपको क्या निकालना हो, किसी एक पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन का आपको निकालना हो पोटेंशियल एनर्जी, तो एक कॉन्फ़िगरेशन की आपको पोटेंशियल एनर्जी का जीरो पता होना चाहिए, ठीक। किसी एक कॉन्फ़िगरेशन की अगर जीरो हुई, मान लो थीटा 2 की जीरो हुई, तो आपको थीटा 1 की पता चल जाएगी, और थीटा 1 की जीरो हुई तो थीटा 2 की पता चल जाएगी, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ कि जो शुरू में डायपोल था ना, शुरू में जो डायपोल था उसका एंगल जो था वो थीटा 1 की वैल्यू 90 डिग्री थी, समझो। उसका भी रीज़न है, कॉस 90 की वैल्यू होती है जीरो, तो थीटा 1 पर जो वैल्यू हो जाएगी वो जीरो हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी यू थी। देखो इसलिए यहाँ पर कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, जीरो होती है, तो यू थीटा 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। मतलब इस चीज़ को आप जीरो मान लोगे, ये चीज़ जीरो हो गई और ये चीज़ भी जीरो हो गई, ठीक है। मल्टीप्लाई होगा तो इन दोनों का होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो किसी पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन पर, किसी पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन पर, किसी पर्टिकुलर एंगल पर जो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, PE कॉस थीटा। देखो यहाँ पर थीटा 2 था तो यहाँ पर भी थीटा 2 था, अगर यहाँ पर थीटा होता तो यहाँ पर थीटा हो जाता, ठीक है। तो पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन पर जो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आ रही है कितनी आ रही है, माइनस का PE कॉस थीटा, माइनस का PE कॉस थीटा, माइनस का PE कॉस थीटा, ठीक है। तो देखो ये आपके पास किसी डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी पता चली जब
कहाँ पर रखा था डायपोल? डायपोल था यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे गए किसी डायपोल की किसी पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन में किसी पर्टिकुलर एंगल पर पोटेंशियल एनर्जी होती है U इज इक्वल्स टू माइनस का PE cos थीटा। अब देखो इसके अंदर दो केस होते हैं। ये हो सकता है कि डायपोल को 90 डिग्री के एंगल पर रखा हो तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? cos 90 की वैल्यू 0, मतलब 0 हो जाएगी। तो मैं केसेस भी लिख देता हूँ यहाँ पर, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर से। तो समझो केस नंबर फर्स्ट, व्हेन थीटा इक्वल्स टू कितना? 90 डिग्री। तो देखो U 90 डिग्री कितना हो जाएगा भाई? माइनस का PE cos 90 डिग्री, ये हो गया 0। तो अगर डायपोल परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड रखा, अरे अगर डायपोल परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड रखा हो, ठीक है, 90 डिग्री के एंगल पर, यूं ये इस तरह से, ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी होगी 0। अच्छा एक और केस बनता है, क्या बनता है? व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री, मतलब इस तरह से। मतलब देखो ये थीटा जो है ये किसके बीच का एंगल है? ये P और E के बीच का एंगल है ना। देखो PE cos थीटा, तो P और E के बीच का एंगल है ना। मतलब अगर डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल 0 डिग्री हो, जैसे कि मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, तो डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल 0 कब होगा? जब दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, इस तरह से, ये नेगेटिव इधर, ये पॉजिटिव इधर, ठीक। तो यहाँ पर जो एंगल है वो थीटा इज इक्वल टू 0 है। तो इस केस में क्या हो जाएगा? इस केस में हो जाएगा U 0 डिग्री इज इक्वल्स टू माइनस का PE, और cos 0 की वैल्यू होती है 1, cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो PE का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो PE आएगा। तो ये बचेगा आपके पास माइनस का PE। ये मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी का केस है, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। इसका एक अपोजिट केस भी हो सकता है। अपोजिट केस क्या हो सकता है कि थीटा की वैल्यू कितनी हो? 180 डिग्री हो। मतलब ये डायपोल जो है थीटा की वैल्यू 180 का मतलब ये होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस तरह से है, लेकिन डायपोल मोमेंट जो है वो अपोजिट है। मतलब ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, डायपोल मोमेंट इस तरफ। अब देखो इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया? 180। तो यहाँ पर cos 180 रखोगे तो माइनस का 1 आएगा, माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगी भाई वैल्यू? ये हो जाएगी प्लस का PE, जो कि मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है, मैक्सिमम PE। तो अगर मैं यहाँ से डायपोल की स्टेबिलिटी के बारे में डिस्कशन करना चाहूँ कि किस कॉन्फ़िगरेशन में डायपोल ज़्यादा स्टेबल होगा, तो क्या होगा? देखो यहाँ पर तो पोटेंशियल एनर्जी 0 है, यहाँ पर मिनिमम है और यहाँ पर मैक्सिमम है। तो आपने क्लास 11th में जब पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट पढ़ा था तो आपको एक चीज़ पता थी कि कोई भी कॉन्फ़िगरेशन या कोई भी चीज़ सबसे ज़्यादा स्टेबल उस कॉन्फ़िगरेशन में होती है, उस पोजीशन में होती है जहाँ पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मिनिमम हो। तो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कब होगी? जब इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? 0 डिग्री होगा, या फिर जब डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होगा, ठीक है। सो व्हेन द डायपोल इज प्लेस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, देन इट्स पोटेंशियल एनर्जी विल बी मिनिमम एंड इट इज द केस ऑफ मैक्सिमम स्टेबिलिटी का केस है, ठीक है। स्टेबल केस ये होगा, मोर स्टेबल, इसको कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम का केस। स्टेबल इक्विलिब्रियम एक होता है अनस्टेबल, ये वाला अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, ठीक है। थोड़ा सा हल्का सा आपने छेड़ा तो वापस स्टेबिलिटी की तरफ भागेगा, ठीक है। और ये वाला तो कोई केस होता ही नहीं है, ठीक। इसमें भी अनस्टेबिलिटी है, अनस्टेबल है और नॉन इक्विलिब्रियम है, क्योंकि यहाँ पर टॉर्क भी 0 नहीं हो रहा है, ठीक है। इन दोनों केसेस में तो टॉर्क भी 0 है, नेट टॉर्क 0 है, नेट फोर्स 0 है, ठीक है, लेकिन इसमें नहीं है। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक आज का खत्म होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के लिए नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सी यू, थैंक यू वेरी मच।